हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है, या इन इक्वेशंस को हम कहते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये चैप्टर आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हायर क्लासेस में 11th में और 12th में जब आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा तो वहां पे भी इस चैप्टर की इन खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस चैप्टर में दूंगा वो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके। तो एक एक चीज को इस यहां पे आप लोग ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो बच्चों हमने आपके चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? हमारे पास जो पॉलिनोमियल इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं था, और क्या था, a b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या थी, 2 थी, इस तरह के किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कंडीशन ये है कि जो डिग्री 2 वाला वेरिएबल होगा उसको कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और ये जो ए बी और सी है, जो मतलब कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म है, ये सारे के सारे रियल नंबर से ही होने चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है? ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहां पे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहां पे। तो देखेंगे, जब हम इक्वेशन की बात करते हैं ना बच्चों, इक्वेशन, तो उसमें क्या होता है हमारे पास हमेशा, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाता है? जब हम इसको इक्वल टू सम वैल्यू रखते हैं। जैसे कि हम इक्वल टू 0 बनाएंगे, उस समय ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन का मतलब है व्हेन सम वैल्यू गेट्स इक्वेटेड विथ सम अदर वैल्यू। ठीक है, हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू को, किसी भी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल या किसी नंबर के इक्वल करते हैं, तो जब इक्वल टू का साइन बीच में अप्लाई होता है, उस समय हमारे पास वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास ax प्लस बी, इसको इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसको भी इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उस समय ये क्या कहलाता है? एक लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल जब इक्वेट करेगा तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। तो पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक होगा, उसको जब हम इक्वेट करेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? तो मैंने आपको आपके सेकंड चैप्टर में बताया था कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फॉर विच a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b एंड c आर रियल नंबर्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी जनरल फॉर्म यही है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं? हम सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं। उस समय उसके बाद हमारे पास ये उसकी जनरल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर हमें लेटस से एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है x प्लस 1, और इसका प्रोडक्ट है x माइनस 1 के साथ। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी प्लस नहीं, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ये और ये कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस केस में हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है? 2 है, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की क्या है? 2 है। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जब हम इसको इक्वेट करेंगे किसी एक कोई भी एक वैल्यू के, मैंने 0 के इक्वल इक्वेट किया,
रखा इसको, तो ये इस समय हमारे पास ये एक क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो यही है कि इट इज, हाँ, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस इक्वेशन की जो पावर है, जो डिग्री है, वो क्या है, 2 है, इसीलिए इसको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है। तो अगर यहीं से हमें नाम से समझ आना है, अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो मतलब कि जो भी वेरिएबल इसमें होगा, जैसे कि इसकी तो पावर 2 है, अगर हम इस वेरिएबल की बात करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ना ही नेगेटिव हो सकती है, ना ही कोई मतलब कोई भी रेशनल नंबर p/q फॉर्म में इसकी पावर हो सकती है, और ना ही ये वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर होगा। अगर ये वेरिएबल इस तरह से आता है ना, तो उस समय हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उस समय सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल हमारे पास हमेशा ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि होल नंबर एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उस समय ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बचेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम बोलते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन और रूट्स आर द सेम थिंग्स। ठीक है, क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन से तो आप सभी समझते हो कि सॉल्यूशन का मतलब यह है कि कोई ना कोई हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलना। सॉल्यूशन का मतलब यह होता है, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम एक्सप्रेशन में कोई ऐसी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जो वैल्यूज उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ये क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सभी। क्या है, हमने चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम उसके जीरोस को फाइंड करते हैं, जीरोस को फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं, तो हम फैक्टराइज करने के बाद जो भी फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं, लेटर से एक फैक्टर बना x प्लस अल्फा और एक फैक्टर बना x प्लस बीटा, तो इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल। जैसे ही हम इनको जीरो के इक्वल रखेंगे, उस समय ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है, और वहां से हम इसके हमारे जनरली हम इसको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लेके चलते हैं, और हमें हमारे जीरोस मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में हमें अपने जीरोस मिल जाते हैं। तो यही जीरोस, इन जीरोस का मतलब क्या है, ये जीरोस क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं, इक्वल टू जीरो, मतलब कि उसकी वैल्यू को जीरो बना देते हैं। अब जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली क्या करते हैं, उसको भी इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं। तो मतलब यह हुआ कि जो भी हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, जो भी, क्योंकि पावर 2 है तो x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, तो जो भी हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, उनको जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, जीरो देगा, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड कौन है, जीरो है। तो सॉल्यूशन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम x की उन वैल्यूज को बोलेंगे जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगी। दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी बात है। तो जो जीरोस पॉलिनोमियल के केस में होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है ये, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन ऑफ, या सॉल्यूशन, या उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x मतलब x की वैल्यूज का मतलब यह है कि एक या एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है,
तो हमें पता है कि मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था मैक्सिमम पॉलिनोमियल की कितने जीरोस होते हैं, जितनी उसकी पावर होती है उतने मैक्सिमम जीरोस उसमें हो सकते हैं। तो इक्वेशन के केस में भी सेम रूल फॉलो होता है। एक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं, जितनी उस इक्वेशन की डिग्री होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स मतलब अगर इक्वेशन एक्स वेरिएबल में है तो एक्स की वैल्यूज होंगी, अगर इक्वेशन y वेरिएबल में है तो y की होगी, अगर इक्वेशन z वेरिएबल में है तो z की होगी। मतलब वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच, जो क्या करेंगी, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इस वर्ड पे गौर करिएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि जैसे ही हमें रूट्स मिलेंगे, हम उन रूट्स को जब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, फैक्टराइज करके उसके जीरोस, पहले फैक्टर्स फाइंड करते थे फिर उसके जीरोस फाइंड करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से वो मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी यूज करके उसके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सम अप करें, जो मैंने आपको अभी बताया, सॉल्यूशन या रूट्स कौन होंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होंगे? वेरिएबल की वैल्यूज होंगी, जो कि क्या करेंगी, दैट, या ऐसे लिखेंगे, विच makes LHS is equal to RHS when substituted in the equation। ठीक है, जो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगी। वो वैल्यूज वेरिएबल की जिनको जब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो LHS मतलब इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन जब बनती है इसमें हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। वो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगी जब हम उन वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो उन वेरिएबल की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में भी नोट किया था, और वो क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन मैक्सिमम हैव टू रूट्स या सॉल्यूशंस। मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन या कितने रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। ठीक है, अब रही बात इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो जो हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा है, एक पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है। इस तरह से जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से, या हमारे पास इस तरह से बनेगा, या हमारे पास मतलब किसी भी तरह से इस तरह से बन सकता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सेम पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, या इसको हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूं, इसके बारे में अभी मैं यहां पे नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो फटाफट अगर हम इसको सम अप करें जल्दी से, क्विकली, तो क्या होगा, मिटाने से पहले इसको नोट कर लेना यार बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसको फटाफट सम अप करें, तो एक जो हमने पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारे पास? जनरली इस फॉर्म में होती है। ठीक है, जिसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता और a b c रियल नंबर्स हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो कि दैट satisfies द इक्वेशन। तीसरा हमने पढ़ा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन मैक्सिमम हैज टू रूट्स।
कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास? मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको उन मेथड्स के बारे में बताऊंगा। तो जो अब हमारा टॉपिक है, मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं? पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना इक्वेशन में, पॉलिनोमियल वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट, उसके फैक्टर्स फाइंड करके हम उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड का जो नाम है वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ये नया है आपके लिए। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों मेथड्स को हम पढ़ेंगे। ये मेथड हमारे पास फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में यूज होगा, ये थर्ड एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स को थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया, हम उसके रिलेटेड अब एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, और ये एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है। इसको देखेंगे। क्या है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दो लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है, जिन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं टोटल। दोनों के पास कंबाइनली 45 मार्बल्स हैं, मतलब सम जो दोनों के पास है मार्बल्स का वो 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने क्या किया, दोनों से 5-5 मार्बल्स क्या हुए, उन्होंने लूज कर लिए, दे दिए किसी को या गुम हो गए उनके। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो मार्बल्स उन दोनों के पास बचे हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें फाइंड क्या करना है कि कितने मार्बल्स उनके पास स्टार्टिंग में थे, दोनों के पास। ठीक है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पहले प्रिडिक्ट करना होगा कि जॉन या जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, क्योंकि दोनों के पास कंबाइनली 45 है, मगर हमें यह नहीं पता कि जॉन के पास कितने और जीवंती के पास कितने हैं। ठीक है, तो हम दोनों में से एक के मार्बल्स को कुछ वेरिएबल मान लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, एक्स मार्बल्स थे। तो दोनों के पास अगर 45 थे, तो जीवंती के पास कितने बच गए, एक्स। अगर जॉन ले गया तो 45 में से एक्स को हम बाहर निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी के जो बचेंगे वो जीवंती के पास होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, दैट्स इट। ठीक है, अब दोनों ने कितने मार्बल्स खो लिए, 5 मार्बल्स। बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, दोनों ने 5 मार्बल्स खो लिए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन। तो इस बार जॉन के पास कितने मार्बल्स बच गए, एक्स में से उसने 5 मार्बल्स लूज कर दिए। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती। तो जीवंती के पास कितने आ गए, 45 में से ऑलरेडी जो एक्स थे, इनमें से भी उसने कितने लूज किए, 5 लूज किए। तो यानी कि उसके पास बच गए 40 माइनस एक्स मार्बल्स।
अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि जो उन दोनों के पास मार्बल्स बच गए हैं उनका प्रोडक्ट है 124। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो लेफ्ट मार्बल्स थे जॉन के पास दैट इज x-5, और जो थे जीवंती के पास दैट आर 40-x, और इनका जो प्रोडक्ट है दोनों का दैट इज 124। तो करेंगे इसको सॉल्व। x इंटू 40 इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 इज माइनस 200, एंड -5 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर 40 और 5 कितना हो जाएगा 45x और माइनस 200, और 24 को मैं इस तरफ लेके आता हूं उठा के, तो मेरे पास क्या आएगा -124 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा -324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद हम यहां से -1 को मैं कॉमन लूंगा, तो -1 जब मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या यहां पे रहेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस 45 माइनस 45x बनेगा, और -324 प्लस 324 बन जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। -1 0 से डिवाइड करेगा तो 0 बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास पूरी प्रॉब्लम थी, इसको हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम इसके बाद लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो किस फॉर्म में आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब अगर हमें निकालना है कि कितने मार्बल्स उन दोनों के पास थे स्टार्टिंग में, जो कि हमने लेट किया था, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए हम यहां पे जो मेथड यूज करने वाले हैं दैट इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 324 इज 324x स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना है, 324 को इस तरह से स्प्लिट करना है, सॉरी -45 को इस तरह से स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 324x स्क्वायर मिलना चाहिए पॉजिटिव, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें -45x मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें इतना जो टेबल्स हैं उन वो मतलब पता नहीं है, तो उसके लिए हम एक तरीका यूज करते हैं दैट इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस मेथड को ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जितनी भी बड़ी टर्म्स हमारे पास यहां पे बनती हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इवन नंबर होगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये आएगा 162, अगेन 2 से 81। अब ये 2 से नहीं होने वाला तो 3 से करके देखेंगे, 3 2 6, 3 7 20, 81, तो 3 9 27, 3 into 3 and 3 1। अब हम ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं इनकी पेयरिंग करेंगे, जैसे कि 2 2 4 3 12, 3 3 9 3 27, 27 और 12 कितने होते हैं हमारे पास, मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 27 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या 45 बनेगा, तो वो 39 बनता है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन फेल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 3 3 9 3 27, 27 2 कितने होते हैं हमारे पास, एक कॉम्बिनेशन में बना रहा हूं इन तीन का और एक 2 ले रहा हूं यहां से। ठीक है, तो 27 2 होते हैं 54 और 3 2 6, तो 54 में अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा 48, तब भी हमारे पास 45 नहीं बन पा रहा। तो हमें क्या करना है, कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, जैसे 3 2 6, 6 2 12 एंड 12 3 36 और 3 3 9। यस, 36 और 9 हमारे पास 45 बनाएंगे। तो यहां से हमें क्लियर हो चुका है कि इन दो को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 9 और इन 4 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलने वाला है, 36 मिलने वाला है। तो जिससे हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 36x
क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है और हमें क्या चाहिए, +34 चाहिए। तो मतलब हमें दोनों टर्म्स अगर नेगेटिव मिलती हैं तो हमारे पास ये वाला साइन भी सेटिस्फाई होगा और ये वाला साइन भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, -9x, ठीक है। 36 और 9 होते हैं 45 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही जैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में किया था, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा तो बचेगा x - 36 और इन दोनों में 9 कॉमन आएगा तो बचेगा x -9, ठीक है। -9 हमने कॉमन लिया है, -9 कॉमन लिया तो ये टर्म नेगेटिव थी, तो जब माइनस कॉमन आ गया तो इसीलिए x जो बचा वो पॉजिटिव में बचा और यहां पे हमने पॉजिटिव था जबकि नेगेटिव कॉमन लिया तो यहां पे नेगेटिव बचेगा, ठीक है। तो ये यहां पे x - 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x - 36 कॉमन आएगा तो बचेगा x - 9 इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही इधर और करेंगे, इधर x - 36 इज इक्वल टू 0 और x - 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, 36 और 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 36, 9। तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 36 और 9 सेटिस्फाइज किसको, x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x को लेके चलते हैं 36, तो इनिशियली जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, 36। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 - 36। तो हम यहां पे लिखेंगे when, तो x की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ना, तो इसीलिए एक when x इज इक्वल टू 36, तो मार्बल्स जॉन हैड इज इक्वल टू 36, देयरफॉर मार्बल्स जीवंती had is equal to 45 minus 36, that are 9। ओके, जब हम x की वैल्यू को 9 लेके चलेंगे तो जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे और जीवंती के पास कितने होंगे, 36। when x is equal to 9, marbles John had is equal to 9, therefore marbles जीवंती had is equal to 45 minus 9 is equal to 36। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज x की आ रही थी, उन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हो सकते हैं वो हमने लिख के बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो हम एग्जाम्पल 1 हमने पढ़ी अभी, एग्जाम्पल 1 का जो मैंने पहले पढ़ाया आपको जॉन जीवंती वाला, वो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं और इस पे भी गौर करिएगा, ये बहुत अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हमें दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम इस तरह से दिया हमें कि कहते हैं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या करती है, कुछ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब 1 टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, जितने टोटल टॉयज उस इंडस्ट्री ने एक दिन में प्रोड्यूस किए होंगे उनको 55 में से माइनस कर दो, तो उतनी कॉस्ट एक टॉय की होगी प्रोडक्शन में। एक दिन क्या देखा किया, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, ठीक है। एक दिन देखा गया कि जो टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो थी 750। तो बताओ कि कितने टॉयज हमने उस दिन प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो हमें नहीं मालूम कि कितने टॉयज हमने वहां पे प्रोड्यूस किए, बट जो कॉस्ट है एक टॉय की वो डिपेंड कर रही है किस पे, कितने टॉयज हमने उस दिन उस इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है कि जितने टॉयज प्रोड्यूस किए 55 में से हम माइनस कर देंगे उतने टॉयज को, तो वो हमें एक टॉय की कॉस्ट बताएगी, ठीक है। तो हम यहां पे, तो हमें चाहिए क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि कितने टॉयज उसने प्रोड्यूस किए, तो हम उसी को क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेट टोटल नंबर
of toys produced on a पर्टिकुलर डे। कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए एक पर्टिकुलर दिन एक्स टॉयज। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ईच टॉय लिखेंगे या वन टॉय लिखेंगे, तो वो क्या है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज, हमें क्वेश्चन में दिया गया। तो अगर एक टॉय की कॉस्ट इतनी है तो एक्स टॉयज की कितनी होगी, सॉरी इसको हम इसके यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ₹55 माइनस एक्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक्स टॉयज की कितनी होगी, हम वन टॉय की कॉस्ट को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टॉयज, हम एक्स टॉयज की कॉस्ट को यहां पे फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स टॉयज इज इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, इसका भी यूनिट अप्लाई करेंगे रुपीज, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी एक्स टॉयज की, ये टोटल कॉस्ट होगी ना प्रोडक्शन की, और ये कितनी है 750 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे टोटल, बट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टॉयज इज इक्वल टू ₹750। देयरफॉर जो टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स आई है वो किसके इक्वल होगी 750 के इक्वल। देयरफॉर एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, करेंगे मल्टीप्लाई, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो मैं इन दोनों टर्म्स को अगर उस तरफ मूव कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा यहां पे 0, क्योंकि इसको भी मैं उठा के उस तरफ लेके जा रहा हूं, इसको भी। तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव में आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और 750 पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी जो गिवन सिचुएशन है उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमें वैसे ही इसको यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए, तो उसके लिए वही हमें करना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 750, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा प्लस 750 एक्स स्क्वायर। तो हमें इस बार 750 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, करेंगे 750 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 से करेंगे, 3 12 36, 15 3 5 15, तो अब 5 से होगा 25, अगेन 5 से होगा 5, अगेन 5 इंटू 1। अब हमें बनाना है यहां पे -55, तो देखेंगे 5 5 25, 5 3 15, 2 30 बन गया। इन दो को मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 25, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 30 और 25 को ऐड करेंगे तो हमें 55 मिलेगा। तो यहां पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750, करके देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x कॉमन आएगा, x माइनस 25, और यहां से माइनस 30 कॉमन आएगा तो x माइनस 25 बनेगा। आप चेक कर सकते हो, तो आपके पास x माइनस 25 यहां से कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बच रहा है x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यूज हमें मिल रही हैं, इधर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 25, 30 सेटिस्फाइज किसको सेटिस्फाई कर रही है ये दोनों वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रही हैं तो दोनों वैल्यूज जो हैं
पॉजिटिव वैल्यूज है तो दोनों इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो जब x 25 होगा तो उस समय जो नंबर ऑफ टाइज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टाइज की जो प्रोडक्शन है वो या तो 25 हो सकती है या 30 हो सकती है उस पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, तो यही दो केसेस यहां पे पॉसिबल आ रहे हैं हमारे पास, इसके अलावा और कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे हेंस द टोटल कॉस्ट of production was either 25 or 30. Sorry, total cost नहीं, number of ties. Hence the number of ties, total number of ties produced on that day. Total number of toys produced कितने, इधर या तो कितने होंगे वो 25 या फिर 30। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि 25 ही है कि 30 ही है, जो भी कंडीशंस हमें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने अप्लाई करके देखा तो हमारी वैल्यूज आ रही है या तो 25 आ रही है या फिर 30 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी एग्जांपल 1। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एग्जांपल 2 के बारे में। तो एग्जांपल 1 हमने अभी करी, एग्जांपल 2 में इन्होंने कहा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट आपके सामने है, आपने देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। तो आप लोग इनको सिंपलीफाई सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इनको ax² + bx + c की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और अगर नहीं होता तो नहीं है। देखेंगे जैसे यहां पे a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करेंगे a² + b² - 2 × x × 2 + 1 = 2x - 3। तो आएगा x² + 4 - 4x + 1, इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आते हैं, -2x + 3 = 0। x², 4x और 2x दोनों माइनस के हैं तो -6x बनेगा। 4 और 1 5, 5 और 3 कितने हो गए 8 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये किस फॉर्म में आ रही है हमारे पास, ax² + bx + c। तो लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए चेक करेंगे x × 2x, 2x² + 3x = x² + 1, दोनों को उठा के इस तरफ लेके आते हैं, 2x² - x² + 3x - 1, तो यहां पे कुछ भी नहीं तो यहां पे बच गया 0। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² + 3x - 1 = 0। तो ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा x² + x + 8, x × x is x² - 2x + 2x - 4, ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम साइन वाली सेम इक्वेशंस होती हैं तो वो भी कैंसिल हो जाती हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² + 8 = -4। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं, सॉरी x² नहीं, x बचेगा, x + 8 + 4 = 0, x + 12। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं है, इसमें डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो लिखोगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करिए, फोर्थ पार्ट भी करिए सॉल्व। इसमें a + b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करके देखना है आप लोगों ने। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज जो है 4.2 उसका भी इंट्रोडक्शन दे दिया। सेम इंट्रोडक्शन है एक्चुअली में, जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो हमें उस एक्सरसाइज में भी वही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप करने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, जहां पे डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू।